हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस एनालिसिस में द हिंदू न्यूज़पेपर के, जो अभी पिछले कुछ टाइम से लंबित चल रहा था। बिकॉज कुछ ना कुछ आता चला जा रहा था। आरओ का एनालिसिस था, अभी यूपी कांस्टेबल की तैयारी चल रही है, और साथ ही साथ अपने ऑफिशियल वर्क से जो समय मिलता है उसमें चीज़ों को, डेटा को इकट्ठा करके फिर उसको कंपाइल करके आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। ये GM360 की ये पहल है, जिसके अंतर्गत मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस। इसमें हमारा करंट अफेयर्स को कवर करते हुए कैसे स्टैटिक से जोड़ना है, इसकी स्ट्रैटेजी आपके इंट्रोडक्शन में मैंने आपको समझा दी थी। बाकी आपका टाइम टेबल कितना मैटर करता है आपकी इस तैयारी में, वो भी इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपको मैंने बताया था। और अभी जैसे कि UPPSC का एग्ज़ाम मुझे लगता है लेस देन 30 डेज रह गया है, और UPSC जो है आपका, इसमें लगभग आपके पास 90 दिन है। तो बेसिकली उसमें मैंने आपको बताया था कि आपका टाइम टेबल किस पैटर्न पे किस तरीके से चलना चाहिए, कि आपका स्टैटिक का रिवीजन का टाइम क्या हो, करंट को स्टैटिक से जोड़ते हुए कैसे आपको नोट्स अपने अपडेट करते हैं, कैसे फोल्डर बनाना है, सब आपको मैंने पहली क्लास में बताया था इंट्रोडक्शन में। क्योंकि मेरा रेगुलर नहीं हो पाता ऑफिशियल कारणों की वजह से, तो जो भी मेरा समय रहता है मैं आपको ऐसे ही लेक्चर्स को कंपाइल करके देता रहूंगा। बेसिकली अगर आपका समय के हिसाब से देखा जाए तो अभी UPSC हो या UPPCS, इसमें मैंने आपको डेली कहा था कि न्यूज़पेपर का जो है रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक रीडिंग भी लगाई होगी ना, तो ये लेक्चर आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि 5 फेब से लेके 14 फेब के बीच में जो भी मुख्य खबरें आई हैं आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो अगर आपने एक रीडिंग लगाई होगी तो आज जब मैं आपको समझाऊंगा तो आप बहुत ही जल्दी कैच कर लोगे स्टैटिक से उससे जुड़ता हुआ। और अगर आपने रीडिंग नहीं भी की है तो भी ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि जो भी न्यूज़ है मैंने उसका डेटा लेते हुए स्टैटिक से जोड़ते हुए स्टैटिक पोर्शन को बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। विकास सर ने मुझसे अक्सर कहा है ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने के लिए। तो और ये क्योंकि बहुत ही अच्छी पहल है GM360 की, एक निःशुल्क सेवा है उन बच्चों के लिए जहाँ तक क्लासेस अवेलेबल नहीं है, या जो यहाँ पे किसी भी अच्छी जगह पे जाके क्लासेस कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते। GM360 उनके लिए एक निःशुल्क सेवा लेके आया, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी पहल है। और अब हमें स्टार्ट करना चाहिए अपने एनालिसिस से। हमारा मास्टर बैच के बारे में आप जानते ही, अफसर बैच के बारे में इन लोगों से आप जुड़िए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है GM360 का। इन्होंने ये जो PPT प्रोवाइड की है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, और इनसे जुड़ करके आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। इनका सोशल हैंडल है जिसमें आप GM360 EDU कहीं पे भी टाइप करेंगे, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, एक्स, आपको इनसे कनेक्ट होने का मौका मिलेगा। तो पहली न्यूज हमारी जो आ रही है वो है 5 फेब का। अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर उठाएंगे उसमें आपके फ्रंट हेडलाइन पेज पे आपको मिलेगा गटका मार्शल आर्ट। ठीक है, गटका मार्शल आर्ट दोस्तों सिख समुदाय का एक ऐसा प्रैक्टिस है, एक ऐसी फाइटिंग प्रैक्टिस है जो आज से नहीं सदियों से चली आ रही है। गुरु गोविंद सिंह साहब जो 10वें गुरु थे, उनके समय से इस प्रैक्टिस को मूल रूप से सामने लाया गया। इसमें क्या था कि अगर देखेंगे आप, एक रेप्लिका है किसका, शस्त्र विद्या जो आपकी तलवार से होती थी। इसमें हमारे गटका में क्या होता है कि गटका, अगर आप गटके से कुछ जोड़ पा रहे हो शब्द को, वुडन स्टिक का प्रयोग होता है यहाँ पे। तो जो फाइट होती है वो स्वॉर्ड से ना होकर वुडन स्टिक से होती है। और इसमें कुछ चीजें हैं, कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपकी सिख समुदाय से जुड़ी हुई है। मुझे लगता है जो यूपी नॉर्थ साइड में दिल्ली विल्ली में रहते होंगे वो लोग इस चीज को ऐसे भी बाय लैंग्वेज से भी जानते होंगे, जैसे आपका केश, कंगा, कचेरा, कड़ा, किरपान जो यहाँ पे मेंशन्ड है। किरपान बेसिकली अगर आपके कोई भी सिख दोस्त होंगे तो आपने नोटिस किया होगा शादी वगैरह में उनके यहाँ ड्रेस के साइड में किरपान लगा रहता है, छोटी सी स्वॉर्ड होती है। केश आपका, केश कांति, सारी चीजें जोड़ सकते हैं आप, बाल से रिलेटेड है। कंघा आपका कुंभ हो गया। कचेड़ा ये लोग अंडरवियर को बोलते हैं। कड़ा आपका ब्रेसलेट हो गया। कड़ा पहनने का बहुत ही शौक था, हमारे कॉलेज टाइम पे भी लोग कड़ा पहनते थे। तो इसमें बेसिकली कुछ ऐसे टर्म्स दिए हुए हैं जो आपको एक नजर देख लेने चाहिए। गटका इज अ ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फॉर्म एसोसिएटेड विद सिख गुरुज। ये एक मार्शल आर्ट का फॉर्म है गटका। ठीक है, इट इम्बाइब्स स्वॉर्ड एंड स्टिक्स फाइटिंग स्किल्स विद सेल्फ कंट्रोल। जो किसी भी मार्शल आर्ट में एक सेल्फ कंट्रोल सिखाते हैं, स्वॉर्ड और स्टिक्स से सिखाते हैं इसमें लड़ना। गटका इज बिलीव टू बी ओरिजिनेटेड when the sixth Sikh Guru Har Gobind adopted Kirpan for self defense during the Mughal era। मुगल एरा में जब सिक्स्थ जो सिख गुरु थे हरि गोविंद साहब, उनके समय पे ऐसा माना जाता है कि किरपान उन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए रखना चालू किया था। मुगल एरा की बात कर रहे हैं। तो तब से ये गटका मार्शल आर्ट चला आ रहा है, समझ रहे हो। ये आज का नहीं है, काफी टाइम से है।
A style of stick fighting between two or more practitioners, Gatka is a toned down version of the deadlier शस्त्र विद्या। शस्त्र विद्या दोस्तों वही है जो अक्सर आपने देखा होगा जब सिख की रैलियां निकलती थी, सिख समुदाय की जब रैलियां निकलती हैं, अभी भी आप देखे होंगे तो स्वॉर्ड से एक प्रैक्टिस करते हैं, उछल के हवा में फाइटिंग करते हैं, हवा में स्वॉर्ड को उछालते हैं, तो वो शस्त्र विद्या का एक तरीके से ये डेडलियर वर्जन का एक टोन डाउन वर्जन है, एक रेप्लिका टाइप की है। इसमें शार्प सोती जो है, ठीक है, इसमें जो वुडन स्टिक प्रयोग की जाती है उसको यहाँ पे सोती बोल रहे हैं, सोती। और सोटी, सोटी अगर आपने सुना होगा, सोटे से पिटाई करूंगा, लखनऊ वगैरह में जो रहे हैं वो सोटा, कड़ा, किरपान, ये सब चीजें उन लोगों ने सुन रखी होंगी। एंड द शील्ड्स, इसमें फर्री बोलना है शील्ड्स को, जो इसमें एक शील्ड टाइप की बना के रखते हैं ये अपने पास, इसको इन्होंने फर्री कह दिया, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड एज अ बैटल टेक्निक, ये एक बैटल टेक्निक के रूप में होता है। अगर कहीं पे ऐसी फाइटिंग हो रही है जहाँ पे आप डंडे से प्रयोग कर सकते हो तो वहाँ पे इस टेक्निक को यूज आप कर भी सकते हो। अदरवाइज जहाँ पे इतने आधुनिक हथियारों का प्रयोग हो रखा है तो आज की डेट में तो ऐसी चीजों का यूज करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर जहाँ हैंड टू हैंड फाइट होती है वहाँ पे इसका आपको बहुत बेनिफिट भी मिलेगा। 10th गुरु गोविंद सिंह मेड इट कंपल्सरी फॉर एवरीवन टू यूज दिस वेपन्स फॉर द सेल्फ डिफेंस। अब क्या है कि मैंने जैसे बोला था 10th गुरु गोविंद सिंह साहब जब आए तो उन्होंने इस चीज को कंपल्सरी कर दिया कि हर बंदे के पास एक किरपान रहना चाहिए और ये एक वेपन होना चाहिए अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। इट वॉज अर्लियर कन्फाइंड टू गुरुद्वारास, नगर कीर्तन्स एंड अखाड़ास, but now it find presence in the sports category after the formation of Gatka Federation of India in 2008। ठीक है, पहले तो ये इनके गुरुद्वारे, नगर के जो कीर्तन होते थे और जो अखाड़े होते थे उस तक सीमित था ये चीज, मगर अब ये इनके स्पोर्ट्स में भी आ गया है जब से गटका फेडरेशन ऑफ इंडिया 2008 का फॉर्मेशन हुआ। गटका फेडरेशन 2008 के बारे में आप एक हल्की फुल्की नजर से देख सकते हैं, फिलहाल यहाँ पे हमारे लिए फुल फॉर्म ही काफी है। अब अगर मान लीजिए कि इसमें सेल्फ डिफेंस की बात कर रहा है, फाइटिंग स्किल्स की बात कर रहा है, ये कहता है ओपन टू पीपल ऑफ ऑल फेथ एंड कम्युनिटीज, मतलब कोई भी इस स्पोर्ट्स को ज्वाइन कर सकता है एक तरीके से, ठीक है। तो अब इसमें अगर आपके पास आयोग सिविल सर्विसेज में कोई क्वेश्चन आता है, आयोग लोक सेवा आयोग या उत्तर प्रदेश से आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो बेसिकली आपसे ये पूछ लेगा कि जीएफआई के अंडर, इस जीएफआई स्पोर्ट्स के अंतर्गत गटका में निम्न में से कौन से टर्म्स संबंधित हैं। इंग्लिश का प्रयोग कर रहा हूं मैं, आप लोग समझ सकते हैं, मुझे लगता है फीलिंग्स इसकी। अब जैसे मान लीजिए कि पहले नंबर पे आपका दे दिया किरपान, दूसरे नंबर पे कड़ा, तीसरे नंबर पे इसने दे दिया सोटी, चौथे पे फर्री, और पांचवें नंबर पे मान लीजिए इसने कोई ऐसा शब्द डाल दिया जैसे मान लीजिए ठेकुआ। ठेकुआ एक खाने की चीज है जो हमारे पूर्वांचल में और बिहार के लोग ये छठ के त्योहार में इसको मनाते हैं खाने के लिए। बेसिकली अगर आपको 5 स्टेटमेंट्स ऐसी दे दी, उसमें फिर आपको ऑप्शंस दे दिए। ऑप्शन ए में आपको दे दिया 1 2 3 4 5, पांचों इससे संबंधित हैं। बी में दे दिया 2 3 4 5, सी में दे दिया 2 3 ओनली, ऐसे करके दे दिया, और डी में दे दिया नन। तो इसमें आप लोग मुझे लगता है आंसर बड़े आसानी से बता सकते हैं, इसका आंसर होने वाला है बी, ठीक है। इस तरीके से हमें इस टर्म्स के बारे में चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगला दोस्तों हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड से हम, मुझे जहां तक लगता है कि लोगों के मन में एक चीज क्लियर हो जाती होगी कि जैसे जब हम स्कूल जाते थे तो हमारी एक स्कूल यूनिफॉर्म होती थी, याद है? तो सबको ही उस स्कूल यूनिफॉर्म में आना होता था, नहीं तो टीचर एंट्री ही नहीं देते थे। डांट पड़ना और मार तो दूसरी चीज हो गई। बिल्कुल इसी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड रन करता है, जैसे कि किसी भी दफ्तर में, किसी भी ऑफिस में, कोर्ट्स में, या किसी भी ऐसी ऑफिशियल प्लेसेस पे, इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। ऐसी प्रैक्टिस में चीजों को लाना जहां पे सभी के लिए सारे रूल्स, सारे कपड़े, सारा रहन सहन, सारा बोलने का तरीका समान हो। जैसे कि हमारे भारत में आप जानते हैं
वक्फ बोर्ड अलग है, मुस्लिम का बोर्ड अलग है, हिंदू मैरिज के लिए बोर्ड अलग है, पार्सन्स का रूल्स लॉ अलग है। तो यहाँ पे ये बात हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की, जिसमें उत्तराखंड के कैबिनेट में, न्यूज में आने का कारण ये है कि उत्तराखंड के कैबिनेट में इसमें एक प्रपोजल दिया गया जहाँ पे उसको एक्सेप्टेंस मिल रहा है। वहां पे क्या हो रहा है उससे, मतलब यूपीएससी को या पीसीएस को शायद नहीं होने वाला। हाँ, एक जनरल तौर पे कभी ये क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, किस आर्टिकल से संबंधित है, उससे क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उससे रिलेटेड क्या केसेस हैं, उससे रिलेटेड क्या गवर्नमेंट स्कीम्स चला रही है। ये सारी चीजें हमारे सिविल सर्विसेज के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक नॉर्मल भाषा में आपने समझ लिया कि एक ऐसा प्रोसीजर जिसके अंतर्गत सभी लोग समान तरीके से रहेंगे, समान तरीके से कपड़े पहनेंगे और समान तरीके से बातें करेंगे और सबको समान अधिकार मिलेगा। अब जो है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 44 देखिए यहाँ पे डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। 35 से लेके 50 के बीच में जो भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं। अब डीपीएसपी के अंतर्गत आने का मतलब ये हो गया कि वो आप उन चीजों को लेके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके खटखटा के कोई भी प्ली नहीं डाल सकते कि ये चीज नहीं, क्यों नहीं हो रही है, इसको होना चाहिए। बट क्या है, ये स्टेट को एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि किसी भी पॉलिसी मेकिंग में स्टेट इन चीजों का ध्यान रखते हुए काम करे। These principles are not legally enforceable. Enforceable का मतलब वही कि आप कोर्ट में जाके इस पे लड़ नहीं सकते, but are meant to guide the state in making policies। ठीक है। It has been supported by some as a way to promote national integration and gender justice। कुछ लोग इसको प्रमोट करते हैं कि ये नेशनल इंटीग्रेशन और जेंडर जस्टिस को बढ़ावा देता है। नेशनल इंटीग्रेशन आपकी अखंडता, जेंडर जस्टिस मतलब कि विमेंस को, ट्रांसजेंडर को बहुत से हक मिल जाते हैं, बट अपोज्ड बाय अदर एज अ थ्रेट टू रिलीजियस फ्रीडम एंड डाइवर्सिटी। क्योंकि भारत में इतने प्रकार के लोग हैं, इतने प्रकार के रिलीजन्स के लोग हैं, इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो यहाँ पे इतना डाइवर्सिफाइड नेचर होने की वजह से कई लोगों को ऐसा लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने की वजह से हो सकता है कि उनको दिक्कतें हों। फॉर एग्जाम्पल, हमारा आर्टिकल 29 हो गया और आर्टिकल 25। देखिए आर्टिकल 29 कहता क्या है। आर्टिकल 29 प्रोटेक्ट्स द डिस्टिंक्टिव कल्चर ऑफ ऑल सिटीजन्स। मतलब 29 वन, अब पॉलिटी का लेक्चर नहीं है ये, जब आप पॉलिटी में पढ़ेंगे तो डिटेल में जाएंगे 21A में, 21C में, विभिन्न अंदर अंदर आप आर्टिकल्स में, सब आर्टिकल्स में, उसके पार्ट्स में देखेंगे कि क्या क्या चीजें मेंशन्ड है। मोटा मोटा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आर्टिकल 29 आपको अपने डिफरेंट कल्चर को प्रैक्टिस करने की इजाजत दे रहा है। आर्टिकल 25 क्या कहता है, ये आपको गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। देखिए, कंसाइंस मतलब अंतरात्मा, अपने अंतरात्मा की आवाज सुनने का अधिकार आपको आर्टिकल 25 में मिल रहा है, जिसमें आप एज एक फ्री प्रोफेशन के तौर पे अपने रिलीजन को यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने रिलीजन को, अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। अपने रिलीजन को आप फैलाने के लिए आप पे कोई बाध्यता नहीं है, आप फैला सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को फोर्स करके चेंज नहीं कर सकते। ये इस आर्टिकल में नहीं दिया है। तो हमको पता होना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या है, हमारे प्रिविलेजेस क्या है और क्या हमें नहीं करना है। तो कुछ लोगों का मानना है कि यूसीसी के हो जाने से आर्टिकल 29(1) और आर्टिकल 25 का हनन हो जाता है। ठीक। अब the only state in India that has UCC is Goa, which retained its common family law known as Goa Civil Code (GCC) after it was liberated from Portuguese in 1961। दोस्तों, गोवा एक बहुत ही लिबरल जगह है, ये हम सभी लोगों को ऑलमोस्ट पता है। ठीक है। अब है क्या कि जब वहां पे पोर्टुगीज का बहुत ही ज्यादा प्रभाव रहा, शुरुआत से आप जानते हैं 1961 तक वहां पे पोर्टुगीज ने अपना डंका लहराया। जब भारत का प्रशासन वहां तक पहुंचा, उनको खदेड़ के वहां से बाहर निकाला। फिर भी वहां पे, क्योंकि पोर्टुगीज जब आए थे भारत में तो एक हाथ में स्वॉर्ड और एक हाथ में क्रॉस लेके आए थे। उनका पूरी की पूरी नीति थी लोगों को बदल देना, क्रिश्चियनिटी में धर्म परिवर्तन करवाना और साथ ही साथ टॉर्चर करना। तो उस समय उनका जो एक था कि जो उनके स्लेवरीज में जो औरतें भी थीं, तो उनका ये था कि उनके साथ वो ज्यादा से ज्यादा अपना प्रोडक्शन करें, अपने लोगों को बढ़ाएं, ताकि उनका वर्चस्व कायम हो सके उस जगह पे। तो उसका असर कहीं ना कहीं गोवा पे बहुत ज्यादा रहा। आज की डेट में गोवा में यूसीसी अप्लाइड है। रीजन बीइंग,
वहाँ पे मेजोरिटी ऐसे लोगों की ज़्यादा है। और अगर आप बाकी नेशन के दूसरे स्टेट्स में देखेंगे तो हिंदू मुस्लिम इस टाइप की डाइवर्सिफाइड नेचर आपको मिलेंगे। गोवा में थोड़ा सा लिबरल शुरुआत से ही लोग रहे, आज़ाद ख्याल वाले। अम, अंग्रेजों की पश्चिमीकरण का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहा, तो गोवा में सिविल कोड है, लागू है ऑलरेडी, लेकिन भारत के भी बाकी हिस्सों में नहीं है। तो यही बता रहा है कि भारत में पहला एक स्टेट है गोवा जहाँ पे गोवा सिविल कोड अप्लाई किया जाता है। द रेस्ट ऑफ इंडिया फॉलोज डिफरेंट पर्सनल लॉ, जैसे मैंने बताया वक्फ बोर्ड है, मुस्लिम बोर्ड है, हिंदू मैरिज लॉ है, बेस्ड ऑन द रिलीजियस एंड कम्युनिटी आइडेंटिटी। ठीक है, जो हमारे बेनिफिट्स हैं यूसीसी के वो देख लेते हैं एक बार। नेशनल इंटीग्रेशन एंड सेक्युलरिज्म। दोस्तों जब आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो, आप जब तैयारी करते हो, तो आपको मैं बता दूं, एक छोटे से छोटे शब्द को एकदम ब्रीफ करके 5-5 मिनट का आपको एक एक मतलब डेफिनेशन बना के समझना पड़ता है। रीजन बीइंग, जो इंटीग्रेशन है और जो सेकुलरिज्म यहाँ पे लिखा हुआ है, जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो ये आपको लमसम एक पूरे एक फुल पेज में आपको एक चार्ट बना के समझाया जाएगा। उसका कारण है, कई लोग कई तरीके से पढ़ते हैं। अगर आप डीडी बासु में पढ़ोगे तो इतना ज़्यादा ब्रीफ करके लिखा हुआ है कि आपको चीज़ों को तोड़ करके पढ़ना पड़ेगा, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, शायद गाइडेंस भी लेनी पड़े टीचर की। और वही आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हो तो उसमें थोड़ा सा आपको डिटेल वर्जन मिल जाता है, लेकिन लक्ष्मीकांत जैसी किताब को उठाने के लिए भी आपको थोड़ा सा अपने बेसिक एनसीईआरटी से मजबूत करना पड़ेगा, कुछ रीडिंग हैबिट्स होनी चाहिए और सोचने का नजरिया भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन की बात कर रहा है, अखंडता की बात कर रहा है, ठीक, और पंथ निरपेक्षता की बात कर रहा है। ठीक है, अब कहता है कि बेनिफिट्स ऑफ यूसीसी में ये है कि अखंडता इसकी, नेशनल अखंड भारत की जो अखंडता है और पंथ निरपेक्षता है, उसमें हमको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। ठीक हो गया। अब इसमें कैसे लाभ मिलेगा, जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई हिंदू राष्ट्र है या मुस्लिम राष्ट्र है, तो वहाँ के जो भी नियम कानून होंगे वो उस रिलीजन से होकर गुजरेंगे या उससे उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो उससे हो सकता है कि वहां पे रहने वाले दूसरे जो जो अदर रिलीजन के लोग हैं, जो अदर रिलीजन के लोग हैं, उनको हो सकता है कि उस चीजें ना पसंद आए या वो चीज ना फॉलो करने का मन करे। तो उस वजह से अगर यहाँ पे किसी भी रिलीजन का हस्तक्षेप नहीं होगा, तो चीजें बहुत ही आराम से, बहुत ही स्मूथ तरीके से, सुचारू रूप से काम करेंगी। इससे क्या होगा कि आपने देखा होगा, वही मैं स्कूल का उदाहरण फिर से दूंगा। जब स्कूल में हम जाते थे, सबको एक ही यूनिफॉर्म पहननी होती थी, जिसका किसी भी स्पेशली रिलीजन से कोई मतलब नहीं होता था कि हिंदू का ये कलर इसमें लगा है या मुस्लिम का कलर लगा है या पारसियों का कोई सेक्रेड कलर लगा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी तो उसमें इंटीग्रेशन, अखंडता होगी, लोग अपनी एक ऐसे गोल की तरफ लोग एक साथ आएंगे जो हमारे प्रगति की ओर होगा। ठीक है, तो हमारा टारगेट ऐसा, गोल ऐसा होगा। मैं आपको ब्रीफ में ऐसे ही बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा अगर करूंगा तो लेंदी हो जाएगा लेक्चर। दूसरा हमारा देखिए ये है जेंडर जस्टिस एंड इक्वालिटी। जेंडर जस्टिस की बात सीधे सीधे मैंने बोल दी आपको कि अगर यूसीसी हमारा लागू हो जाता है तो उसमें आपको किसी भी जेंडर के हो, आप अगर मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, बाइसेक्सुअल हो, एनीवन, तो आपको सेम वो सारे लॉज फॉलो करने होंगे और सेम वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे और सेम वो हक मिलेंगे, बोलने के, रहने के, पहनने के, जो बाकी लोगों के। अगर मैंने शर्ट पहनी है तो एक गर्ल है वो भी शर्ट पहनेगी, अगर एक बायसेक्सुअल है वो भी शर्ट पहन के आएगा। ऐसा नहीं है कि उनका कोई एक अलग रूप होगा जिसे संसार जिस रूप से देखता आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इक्वालिटी, जेंडर जस्टिस हो गया, हमारा आ गया इक्वालिटी। इक्वालिटी में दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि समान अधिकार मिलेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ तो एक गर्ल है वो भी बोलेंगी, एक विमेन है वो भी बोलेंगी, एक ट्रांसजेंडर है वो भी बोलेगा। तो यूसीसी के होने वजह से ये हमको बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर्दा सिस्टम होता था, बुरखा सिस्टम है और घूंघट सिस्टम है, तो ये सारी चीजों से मतलब आपको यूसीसी के अंतर्गत मुक्ति मिल जाती है, आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हो। बट क्योंकि अभी वो डीपीएसपी में है, हमारे पूरे नेशन में फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए अभी वो सारी चीजें इस पे लागू नहीं होती, बट गोवा में ऐसा है। सिंप्लीफिकेशन एंड रेशनलाइजेशन ऑफ द लीगल सिस्टम। देखिए, रेशनलाइजेशन रेशनलाइजेशन सॉरी, तर्क वितर्क करने की क्षमता आपको तब आएगी जब आपका एक सिंपल फॉर्म में एक स्ट्रक्चर बना होगा आपके कानूनों का, आप उसको फॉलो कर सकते हो कि हाँ ये चीज है, ये चीज नहीं है, इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। लीगल सिस्टम
चलिए लीगल से एक चीज पूछता हूँ आपको, पावर वर्सेस अथॉरिटी। पावर दोस्तों है, पावर मेरे पास है कि मैं किसी का मुंह तोड़ सकता हूँ मुक्का मार के, ठीक है। लेकिन मेरे सामने अगर एक पुलिस वाला खड़ा है और मैं एक नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, तो क्या मैं मुक्का मारूंगा? नहीं मारूंगा। मेरे अंदर डर है कि वो मैं उस पावर का यूज नहीं कर सकता। अथॉरिटी क्या चीज है कि वो पुलिस वाला है और अगर कोई अपराधी गलत काम कर रहा है तो उसको ये अथॉरिटी मिली है कि वो उसके गिरबान में हाथ पकड़ के उसको खींच करके हवालात ले जा सकता है। ये अथॉरिटी उनको किसने दी? सिस्टम ने दी, कानून ने दी। कानून किससे बना है? लोगों से बना है, जनता से बना है। तो जब जनता किसी को कोई अधिकार दे देती है तो वो पावर अथॉरिटी में कन्वर्ट हो जाती है, वो पावर लीगल हो जाती है, ठीक है। लीगल सिस्टम, तो एक लीगल सिस्टम को चलाने के लिए यूसीसी जो है वो सिंप्लीफिकेशन और रेशनलाइजेशन की ताकत देता है। सिंपल तरीके से कोई काम हो जाए। अब मान लीजिए कि कोई बंदा अपने घर की लड़की को पीट रहा है और वो कहता है कि ये दूसरे कास्ट से शादी करना चाहती है, जबकि वो 18 साल से प्लस है। तो वहां पे तो कानून उस लड़की की मदद कर देगा क्योंकि वो 18 साल प्लस है, वो अपने जिंदगी के लिए खुद निर्णय ले सकती है। लेकिन अगर छोटी है तो उस केस में क्या होगा? आजकल तो खैर मानवाधिकार है, बच्चों के राइट्स हैं, चिल्ड्रंस के लिए लोग आवाज उठा रहे हैं, बट ऐसे केसेस में जहां माँ बाप के पास उनकी कस्टडी होती है और जहां पे लोग रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे राजस्थान वगैरह में चाइल्ड मैरिजेस वगैरह होती हैं, तो इन सब के प्रोहिबिशन के लिए आज नए कानून लाए जा रहे हैं। लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। प्रेशर ग्रुप्स भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, आपको गवर्नेंस की क्लास में भी मिलेगा। तो ऐसे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो दबाव बनाते हैं वहाँ की प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर, कि ऐसा काम नहीं करने देंगे। तो जहाँ पे ऐसे रिलीजियस मैटर्स आ जाते हैं वहाँ पे यूसीसी की जरूरत बहुत ज्यादा महसूस होती है, क्योंकि जब यूसीसी लागू हो जाएगा तो कोई ये नहीं कह पाएगा कि मेरे धर्म में ऐसा होता है और उनके धर्म में ऐसा होता है, ठीक। अगला है हमारा मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म ऑफ आउटडेटेड रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस। देखिए फिर वही चीज है कि मॉडर्न तरीके से उस प्रैक्टिस को लाना, जो आउटडेटेड घिसी पिटी प्रैक्टिसेस हो गई हैं उन सबको हटा के एक अपडेटेड वर्जन लेके आना जिसमें सबके लिए समान हो। जैसे कि अभी हम आगे केसेस में पढ़ेंगे कि लोग एक शादी के बाद दूसरी शादी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आगे आने वाले केसेस में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आपके पास अलग अलग रूल्स रहेंगे तो लोग उसको लूपहोल्स की तरह यूज करके इधर से उधर क्राइम्स कर सकते हैं। अब देखिए जैसे शाह बानो बेगम वर्सेस मोहम्मद अहमद खान। दोस्तों इसमें मुस्लिम्स में एक इद्दत पीरियड होता है, जब पति के मर जाने के बाद 2 साल का एक बफर जोन होता है, तब तक इनको एक सपोर्ट के तौर पे मिलता है, हालांकि उसके बाद नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे डाइवोर्स की बात हो रही है, तो इसमें शाहबानो बेगम वर्सेस मोहम्मद अहमद खान का 1985 का एक केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा द राइट ऑफ अ मुस्लिम वुमेन टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर सेक्शन 125 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द इद्दत पीरियड। इद्दत पीरियड वही मैंने बताया कि लमसम 1 से 2 साल का रहता है। उसके बाद भी यहाँ पे मुस्लिम लॉ के अगेंस्ट जाकर शाहबानो बेगम को सुप्रीम कोर्ट ने क्लेम दिलवाया, क्लेम पे अधिकार दिलवाया कि इनको इनकी लाइफ के मेंटेनेंस के लिए इनके पति के द्वारा मदद मिलती रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक यूसीसी का रोल देखने को मिला इस कोर्ट के फैसले में। अब सरला मुगदल वाले केस में मैं वो बता रहा था जो आपको, जो लूप होल्स बना के लोग इधर उधर से प्रैक्टिस करते हैं। बेसिकली इसमें क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट 1995 का मैटर है ये, सरला मुगदल, और शाहबानो का 1985, मतलब लगभग 10 साल के बाद ये फैसला आ रहा है। The Supreme Court held that a Hindu husband cannot convert to Islam and marry another woman without dissolving his first marriage। यही लूप होल की बात कर रहा था मैं, कि आप पहले एक धर्म में एक शादी कर लो, फिर आप कन्वर्ट करके दूसरे रिलीजन में जाके शादी कर लो, तो इसको अब कोर्ट बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता। आपको पहले अपनी फर्स्ट मैरिज को डिसॉल्व करना होगा, फिर आप कन्वर्ट करोगे, तब जाके आप दूसरी शादी कर सकते हो। It also stated that a UCC would prevent such fraudulent conversion and bigamous marriages। देखिए, सुप्रीम कोर्ट क्योंकि जानता है कि ये डीपीएसपी के अंतर्गत है, तो इसमें एक उन्होंने सजेशन टाइप का ही दिया। इट ऑल्सो स्टेटेड दैट a UCC would prevent such fraudulent, मतलब उसने स्टेटमेंट में अपने दिया कि अगर यूसीसी लागू होता है इस स्टेट में या यूनियन में, इंडिया में,
तो इस टाइप की जो फ्रॉडलेंट केसेस हैं उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके से चीजें रखी गई हैं कि कुछ लूपहोल्स लोगों को मिल जाते हैं। हालांकि अगर चाहें तो पार्लियामेंट इसको पास भी कर सकती है, क्योंकि ऐसा भी है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो कि एनफोर्सेबल है कोर्ट्स में उनको भी सस्पेंड कर दिया जाता है आपके कब इमरजेंसी पीरियड में। तो कुछ भी पॉसिबल है, हमारे पार्लियामेंट उसको चाहे तो पास कर सकती है। यूसीसी हमारे अगर गोवा में है तो पूरे भारत में हो सकता है। बट ये एक मोटा मोटा हमने इसका निचोड़ निकाला किस किस चीजों की हमारे इसमें जरूरत थी। आर्टिकल 44 के अंतर्गत यूसीसी आता है, आर्टिकल 29(1), आर्टिकल 25 का इसमें हनन हो रहा है, और इसमें बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसमें कौन कौन से केसेस जुड़े हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप एक पूरा मेंस का आंसर इस पे तैयार कर सकते हो। इंट्रोडक्शन अबाउट मेरिट्स, डीमेरिट्स, व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट स्कीम्स, रिलेटेड केसेस, कंक्लूजन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द हिंदू एनालिसिस में हमारा अगला आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स टुडे विल डिसाइड इफ हाई कोर्ट कैन हियर सू मोटो रिवीजन अगेंस्ट मिनिस्टर। ये दोस्तों हमारी चेन्नई की बात हो रही है, एक मिनिस्टर साहब हैं जिनके लिए सू मोटो का प्रोविजन लाया जा रहा है। न्यूज पढ़ते रहिएगा, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, मगर जानना ये जरूरी हो जाता है कि सू मोटो क्या है, सू मोटो कॉग्निजेंस क्या होता है। ठीक है, in law, the term suo motu cognizance refers to the court's authority to hear cases on its own initiative without any formal complaint or petition being submitted by any party। इसको समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि कहीं पे ऐसा कोई केस आता है जहां पे कोई ऐसी गवर्नमेंट लैंड है जहां पे लोग उसका मिसयूज कर रहे हैं, और उस पे कोई भी अधिकारी कोई एक्शन नहीं लेते हैं, शायद ब्राइब्स वगैरह लेके उस चीज को मैनेज कर लिया जाता है, मगर कोई मीडिया के थ्रू या किसी आर्टिकल के थ्रू कोर्ट्स को ये पता चल जाता है कि ऐसा कुछ गवर्नमेंट के लैंड पे गलत तरीके से कार्य किया जा रहा है, तो उस केस में बिना ही किसी के प्ली दिए, बिना ही किसी अधिकारी के जांच रिपोर्ट सबमिट किए, यहाँ पे कोर्ट एक्शन ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया इसमें क्या क्या चीजें हैं। एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें किन चीजों के तहत कोर्ट ऐसे एक्शन ले सकता है। अब जैसे मान लीजिए एक हो गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये सुओ मोटो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी ऐसा किस्सा जिसमें किसी ने कोई प्ली ना दी हो या किसी ने कोई रिक्वेस्ट ना की हो और उस पर कोर्ट अपने आप कोई एक्शन ले। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जैसे मान लीजिए कि कोर्ट ने कोई लॉ बनाया है कि अधिकारी को ये कार्य नहीं करना है, उसके बाद बावजूद अधिकारी वो कार्य करता है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत वो उस अधिकारी को कोर्ट में पेश करके उसके खिलाफ जांच बैठा सकते हैं और उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। किसी ओल्ड केस की ओपनिंग में, जैसे मान लीजिए दोस्तों निठारी कांड हुआ था, उसमें जो सजा मिली, हो सकता है कोर्ट को कभी ऐसा लगे कि उसमें पूर्ण रूप से जस्टिस नहीं हुआ या ऐसा कोई लिंक है जो छूट रहा है, तो हो सकता है कि कोर्ट उस केस को दोबारा खोले और उससे जुड़े हुए लोगों से फिर से तहकीकात की जाए और दोबारा उस पर चर्चा हो। ऑर्डर प्रोब्स फॉर न्यू केसेस, न्यू केसेस का उदाहरण मैंने बता दिया कि जैसे अगर कुछ गलत कुछ हो रहा है और उसके खिलाफ कोई भी अधिकारी या कोई भी व्यक्ति समाज का उस पर कोई एक्शन या प्ली नहीं करता है, तो इस केस में हो सकता है कि कोर्ट अपने आप अपने विवेक से उस पर कोई फैसला सुनाए। अब इसमें होता क्या है, क्या चीजें जुड़ी हैं, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सुओ मोटो जो है आपका फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए यूज होगा। पब्लिक इंटरेस्ट जहां पे होगा उस मैटर को देखने के लिए सुओ मोटो का प्रयोग किया जाएगा। पब्लिक इंटरेस्ट का ही एग्जांपल मैंने आपको पहला वाला दिया है, और कहीं फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन हो रहा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई मूक बहिर व्यक्ति है, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ उसकी रील सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है, जैसा कि आपने देखा होगा कि लोग गन लेके आजकल रील्स वगैरह बनाते हैं, या जैसे मान लीजिए कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, एनिमल्स के साथ टॉर्चर हो रहा है, वो मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू प्लेटफॉर्म पे वो रन कर रहा है और उसको कोर्ट के संज्ञान में आ जाता है बिना किसी के कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन दिए या प्ली किए हुए, तो उस पे भी कोर्ट एक्शन ले सकती है। ऑल एंड ऑल इसका मतलब ये हुआ। बाकी इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हम लोग देख लेंगे। इसमें देखिए देख रहा है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स इन इंडिया हैव द एबिलिटी टू टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ द केसेस। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए और आर्टिकल 226 आपका हाई कोर्ट के लिए है कि वो अपने संज्ञान के अनुसार इस पे कोई भी एक्शन ले सकती है। द सुप्रीम कोर्ट इज गिवन द अथॉरिटी टू इश्यू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ बेसिक राइट्स बाय आर्टिकल 32, and the high courts are given the same authority by 226 within their respective spheres of jurisdiction।
ये देखिए, विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्फेयर्स ऑफ जुरिडिक्शन, किसके लिए लागू हो रहा है? ये लागू हो रहा है हाई कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है। किसी भी आर्टिकल को या न्यूज़पेपर को रीड करते समय आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो रिस्पेक्टिवली किसके लिए लिखी जा रही हैं, ठीक है। अब हमारा दोस्तों जो न्यूज़ है वो है छोटा सा टॉपिक है हुंडी। एनसीईआरटी अगर आप जब पढ़े होंगे तो एनसीईआरटी में आपने देखा होगा, आपके सामने एक शब्द आया होगा हुंडी। हुंडी एक तरीके का चेक सिस्टम था, डिमांड ड्राफ्ट सिस्टम था। पेमेंट, जो बड़ी बड़ी पेमेंट्स होती थी पहले के जमाने में, लोग क्योंकि रास्ते उतने पक्के नहीं थे, जंगल थे, चोर सिपाही थे, दुनियादारी चीजें थी, उतनी ज्यादा प्रशासन की व्यवस्था नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं थी, तो इस वजह से जो उबड़ खाबड़ रास्ते थे, अंधेरे रास्ते थे, और डकैतों का डर था, जंगल थे, पहाड़ थे, नदियां थी, तो उसमें लोग बहुत ज्यादा जो है क्वाइंस को इस तरीके से घोड़ों वोड़ों पे लेके सफर करना पॉसिबल नहीं समझते थे। तो होता ये था कि उस समय लोग हुंडी लेके आए कि मतलब बहुत ज्यादा अगर कोई बड़ी पेमेंट होगी तो आगे चल के हम किसी और उससे रिलेटेड, जो जैसे मान लीजिए कोई मर्चेंट है, उससे रिलेटेड किसी और दुकान पे अगर जाएंगे, दूसरे शहर में जाएंगे, तो हमें उस कार्ड या पर्चा दिखा के हमें उतना अमाउंट मिल जाएगा, या उससे रिलेटेड जो हमको जरूरत का सामान होगा हमें मिल जाएगा। बेसिकली हुंडी को आप एक चेक सिस्टम मान लीजिए, पेएबल एट टिल डेट टू पर्सन का नाम XYZ। तीन चार टाइप की हुंडियां हुआ करती थी, ठीक है। ठीक है, हुंडी तीन चार टाइप की हुआ करती थी जो लोग एक दूसरे को प्रोवाइड करते थे। अब इसको देखिए, पढ़ लेते हैं एक बार। गुड्स कैन बी सोल्ड और बॉट फॉर कैश ऑन क्रेडिट व्हेन गुड्स आर सोल्ड और बॉट फॉर कैश, पेमेंट इज रिसीव्ड इमीडिएटली। ऑन द अदर हैंड, व्हेन गुड्स आर सोल्ड बॉट ऑन क्रेडिट, द पेमेंट इज डिफर्ड टू अ फ्यूचर डेट। ओके। In such a situation, normally the firm relies on the party to make payment on the due date, but in some cases, to avoid any possibility of delay or default, an instrument of credit is used through which the buyer assures the seller that the payment shall be made according to the agreed conditions. In India, instruments of credit have been in use since time immemorial and are popularly known as hundis. सेम वही बात कह रहा है कि जनरली जब हम लोग कोई पेमेंट करते हैं तो कैश कैश वगैरह दे देते हैं, या पेमेंट किसी माध्यम से कर देते हैं, इमीडिएटली हो जाती है। लेकिन जब गुड्स और ऐसी चीजें जब हम लोग खरीदते हैं और उसको फ्यूचर डेट के लिए रखते हैं, तो इंडिया में पहले से एक सिस्टम चला आ रहा है, इस चीज को हुंडी बोलते हैं, कि अगर हम किसी चीज के लिए अग्री कर रहे हैं किसी फ्यूचर डेट में देने के लिए या किसी और रूप से, तो उसका एक हुंडी बना के हमने कागज बना के दे दिया। हुंडीज आर रिटन इन इंडियन लैंग्वेजेस एंड हैज अ लार्ज वैरायटी। कई टाइप की हुंडीज होती हैं। अच्छा, वाइन न्यूज देख लीजिए। वाइन न्यूज होने का कारण क्या है कि तिरुमला हुंडी मनी बीइंग यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस अदर देन इंटेंडेड, लीक्स बीजेपी। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि तिरुमला की जो हुंडी है वो कुछ अदर पर्पसेस के लिए यूज होती है, जिसके लिए नहीं होनी चाहिए। तो न्यूज में क्यों था, एक नजर देख सकते हैं ऊपर ऊपर से। हुंडीज के कुछ टाइप्स हैं। देयर आर वैरायटी ऑफ हुंडीज यूज्ड इन आवर कंट्री। लेट अस डिस्कस सम ऑफ द मोस्ट कॉमन वंस। सबसे कॉमन वाली देखते हैं। यह है शाहजोग हुंडी, दूसरी है दर्शनी हुंडी, और तीसरी आपकी आ गई मुद्दती हुंडी। ये देखिए, रेफरेंस जो है मैंने ये आपका सीधा सीधा एनसीईआरटी से लिया हुआ है। ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ना दोस्तों देखिए बहुत जरूरी है। अगर आपका सोर्सेज ऑथेंटिक है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब शाहजोग हुंडी में एक बार पढ़ देता हूँ। दिस इज ड्रॉन बाई वन मर्चेंट ऑन अनदर, ठीक है, आस्किंग द लेटर टू पे द अमाउंट टू अ शाह। Shah is a respectable and responsible person, a man of worth and known in the bazaar. Shahjog, a Shahjog hundi passes from one hand to another till it reaches a Shah who, after reasonable inquiries, presents it to the drawee for acceptance of the payment. ठीक है। शाहजोग हुंडी बेसिकली ये बात बता रहे हैं कि शाह एक रेस्पेक्टेबल पर्सन होता था उस बाजार का, जिसमें मर्चेंट्स के बीच में आना जाना रहता था, और शाह इधर से उधर उस हुंडी को पास करता था, जब तक कि एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के पास, शाह के पास वो ना पहुंच जाए और उसकी पेमेंट का एक्सेप्टेंस हो जाए और उसका वहीं पे ड्रॉई हो जाए, मतलब उस बंदे को वो पैसा दे दिया जाए। ठीक है।
तो ये शाहजोग हुंडी जो है ये शाहों के द्वारा घूमती थी एक मर्चेंट से दूसरे मर्चेंट के पास। दर्शनी हुंडी क्या होती थी? दिस इज अ हुंडी पेबल एट साइट। ये हुंडी वो है कि आप हुंडी लेके गए किसी के पास और तुरंत उसका आपको अमाउंट मिल गया। इट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर इट्स रिसिपिएंट बाय द होल्डर। इट इज सिमिलर टू डिमांड बिल। जैसे आपका डिमांड बिल होता है, तो ये आपका क्या होता है कि एक रीजनेबल टाइम के लिए रहता है। आप इस समय के अंदर इस हुंडी को लेके गए और आपने उसको दिया और तुरंत आपको उसका पेमेंट मिल गया। ठीक है। तीसरी आपकी मुद्दती हुंडी। मुद्दती और मियादी हुंडी इज पेबल आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज सिमिलर टू टाइम बिल। टाइम बिल से मिलता जुलता है, ये एक पीरियड के बाद होता है। जैसे आज आपने कोई कार्य किया, आज कोई कार्य किया और इसका पेमेंट उन्होंने कहा कि आपको मिलेगा 15 मार्च को, 15 मार्च 2024 को। तो आप इसको प्रिजर्व करके रखोगे, 15 मार्च को आप जाओगे और आपका पेमेंट आपको मिल जाएगा। ये टाइम बिल की तरह हो गया। इसी तरीके से कई अदर भी हुंडीज हैं। ठीक है, अदर हुंडीज हैं। नाम जो हुंडी है, नाम से पता चल रहा होगा आपको कि अगर आपके नाम से है तो आपको केवल नाम वाले को मिलेगा। धनी जोग हुंडी, जवाबी, होखामी, फिरमान जोगी। तो इस तरीके से हुंडीज के बारे में थोड़ा सा आप इंफॉर्मेशन रखिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अगली न्यूज है हमारी दोस्तों बॉन्डेड लेबर इन इंडिया के। इसको आप हिंदी में समझ सकते हैं बंधुआ मजदूर। तो मुझे लगता है कि हम लोग काफी टाइम से सुनते चले आ रहे हैं। बंधुआ मजदूर में दोस्तों क्या है, अभी रिसेंटली न्यूज में आने का कारण ये है कि बंगाल के चिल्ड्रन को रेस्क्यू किया गया। एज अ बॉन्डेड लेबर थे वो, कहाँ पे? तमिलनाडु में। वांट टू रिटर्न टू वर्क आफ्टर 18। ठीक है, ये न्यूज हो गई। बॉन्डेड लेबर में क्या है दोस्तों, ये एक प्रैक्टिस है इन विच एम्प्लॉय गिव्स हाई इंटरेस्ट लोन्स टू वर्कर्स हु वर्क एट लो वेजेस टू पे ऑफ द डेब्ट। अब देखिए क्या है, जो गरीब लोग हैं वो पूंजीपतियों के पास जाएंगे और उनसे पैसे मांगेंगे। तो होगा ये कि जब वो पूंजीपति उनको पैसे देगा तो वो इतना ज्यादा हाई इंटरेस्ट ले लेगा कि वो उसका मूल तो बहुत बाद में चुकाएंगे, इंटरेस्ट चुकाते चुकाते उनकी उम्र बीत जाएगी। तो ऐसे ही लोगों को बंधुआ मजदूर कहा जाता है शुरुआत से। आज की डेट में इनकी तादाद थोड़ी कम हो गई है क्योंकि सरकार ऐसी स्कीम्स ला रही है, मनरेगा जैसी स्कीम्स ला रही है जिसके तहत लोगों को रोजगार मिल रहा है। किसी की तरफ देखना नहीं पड़ रहा है। और पीएम अन्न धन योजना है। ठीक है। तो बेसिकली बहुत से ऐसे स्कीम्स हैं जिसमें लोगों को खाने के लिए, काम करने के लिए बहुत सी चीजें मिल जा रही हैं। लेकिन एक जो बंधुआ मजदूर वाला प्रैक्टिस था जो आज भी कहीं ना कहीं देश के कोने में हो रहा है, उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है हैज इंटरप्रिटेटेड बॉन्डेड लेबर एज द पेमेंट ऑफ वेजेस दैट आर बिलो द प्रिवेलिंग मार्केट वेजेस एंड लीगल मिनिमम वेजेस। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो बॉन्डेड लेबर की जो पेमेंट दी जाती है ना, वो एक नॉर्मल वेजेस से और जो लीगल मिनिमम वेजेस है उससे बहुत ही लो होती है। बॉन्डेड लेबर वॉज हिस्टोरिकली एसोसिएटेड विद रूरल इकोनॉमीज। ग्रामीण इकोनॉमी से रिलेटेड था पहले ही बॉन्डेड लेबर, जहाँ पीजेंट्स जो थे, मजदूर जो थे, वो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस कम्युनिटीज वर बाउंड टू वर्क फॉर द लैंडलॉर्ड्स। लैंडलॉर्ड्स के लिए वो काम करते थे और काफी बेचारी स्थिति उनकी होती थी। मतलब इकोनॉमिकली बहुत ही डिसएडवांटेज्ड होते थे। खाने को इतना कम बच रहा है उसके बाद भी इतना ज्यादा कर रहा है जिससे चुकाते चुकाते उनकी पीढ़ी पर दर पीढ़ी बीत जाती थी। इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस इसमें क्या क्या है जो ऑब्लिगेशंस लगाए जाते हैं? अभी इंडिया क्या है, इंडिया इज ऑब्लाइज टू एंड द मॉडर्न स्लेवरी बाय 2030। इंडिया ने कह रखा है कि हम 2030 तक अपनी स्लेवरी को खत्म कर देंगे अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ 8.7। अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अपने आप में एक टॉपिक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये आपको एनवायरनमेंट के लेक्चर में मिलेगा, नहीं भी मिलेगा तो मैं इस पे पूरा एक लेक्चर बना दूंगा। हमारे कौन कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, 17। ठीक है। ऑफ एंडिंग फोर्स लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। दबाव जो हमारा दिया जाता है लेबर को, मजदूरी पे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे, जो ह्यूमन को इधर से उधर की जाती है ट्रैफिकिंग में, चाइल्ड लेबर पे जो फोर्स होता है उसको खत्म करने के लिए 2030 तक इंडिया ने कहा है। इंडिया हैज ऑल्सो रेटिफाइड द आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम है आईएलओ का इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एबोलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन 1957। फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन 1957। ठीक है। तो ये इसके बारे में भी एक आध लाइन हम लोग को देखना पड़ेगा अलग से। इंडिया ऑल्सो एस्पायर्स टू इम्प्रूव इट्स रैंक 53 आउट ऑफ 167 कंट्रीज। अब देखिए अगर आप मेंस का आंसर लिख रहे हैं तो आप ऐसे रेफरेंस दे सकते हैं कि हमने 2000 के ग्लोबल सर्वे स्लेवरी इंडेक्स में
इंडिया का रैंक 53rd था आउट ऑफ 167 कंट्री। अब हो सकता है कि आगे आने वाले वर्ष में 2021 में, 22 में, 23 में इसका रैंकिंग बदल गया हो, बट रेफरेंस के तौर पे अगर आप 2018 लिख देंगे तो दैट विल वर्क। तो आंकड़ों पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, फोकस इतना करना है कि जो हमने पढ़ा है वो हमारा सही तरीके से हम उसको प्रेजेंट कर पाए। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है वो जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि आर्टिकल 21 आपका कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। दोस्तों ऐसे तो इसको विधिवत आपको पॉलिटी में पढ़ाया जाएगा आर्टिकल 21 के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं, लेकिन पार्ट ए पार्ट बी में जब आप अंदर घुसेंगे तो आपको अब एक नई चीज मिलेगी, राइट टू स्लीप भी एक चीज है। बहुत से यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जो किताब उठाते ही सो जाते होंगे, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि आपको सोने का अधिकार मिल गया आर्टिकल 21 के तहत तो आप यूपीएससी निकाल लोगे। यूपीएससी निकालने के लिए आपको निरंतर ऐसे ही लगे रहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि आगे आने वाला जो पैटर्न है अभी यूपीएससी का जो चल रहा है, तो 2023 के बाद, और अभी यूपी पीसीएस ने भी वही ट्रेंड फॉलो कर लिया है, आरओ के एग्जाम ने ये प्रूव कर दिया कि अभी जो पैटर्न चल रहा है उसमें आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा और करंट से जोड़ते हुए अपने टॉपिक्स को पूर्ण रूप से तैयार करना पड़ेगा। तो राइट टू स्लीप आपको पता होना चाहिए, लेकिन राइट टू स्लीप अपने माँ बाप के सामने, अपने टीचर्स के सामने कह मत दीजिएगा गलती से भी, बहुत पिटाई होगी। तो आर्टिकल 21 जो है ये आपका डील करता है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का, जिसमें बॉन्डेड लेबर के अंतर्गत इसका हनन होता है। फिर आपका आर्टिकल 23 है जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोहिबिट करता है फोर्स लेबर को, फोर्स लेबर को ये प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 23 आपका। आर्टिकल 24 प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स, जो 14 साल से कम के बच्चे हैं उनका एम्प्लॉयमेंट फैक्ट्रीज वगैरह में ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता आर्टिकल 24। तो 21 आपका राइट टू लाइफ हो गया, 23 हो गया आपका प्रोहिबिट्स आपका करता है फोर्स लेबर को, ठीक है, और 24 आपका हो गया कि 14 साल से नीचे के बच्चों को एम्प्लॉयमेंट नहीं देना है किसी भी फैक्ट्रीज वगैरह में। इस तरीके से टिप्स पे आपको सारे आर्टिकल याद हो जाने चाहिए। आर्टिकल 39 जो है ये अगेन देखिए डीपीएसपी का पार्ट हो गया, ठीक है। ये स्टेट को डायरेक्ट करता है कि हेल्थ और स्ट्रेंथ जो वर्कर्स की है, मैन एंड वुमेन की, वो बराबर बनी रहे, स्वास्थ्य बना रहे, और जो टेंडर एज के बच्चे हैं, मतलब जो सॉफ्ट एज के बच्चे हैं जिनके माइंड में अभी चीजें, नई नई चीजें डेवलप होना शुरू हुई हैं, वो कहीं किसी अब्यूज का शिकार ना हो जाए। दैट सिटीजंस आर नॉट फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी टू एंटर एवोकेशंस अनसुटेड टू देयर एज और स्टेंस, कि कहीं ऐसा कोई वाक्य ना हो जाए, कहीं कोई ऐसा इवेंट ना हो जाए जहाँ पे पैसे के दबाव को लेके वो किसी ऐसे चीजों में इंडल्ज हो जाए जो कि गलत हो, जो कि जो नैतिक रूप से गलत हो, जो उनके प्रगति में गलत तरीके का इफेक्ट डाले, जो इंडिया के कानूनी व्यवस्था को खलल डाले, जो इकोनॉमी पे खलल डाले, जो उनकी ग्रोथ में खलल डाले, ऐसी चीजों को बेसिकली अवॉइड करना ये स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि ऐसे बच्चों को इस तरीके की एजुकेशन प्रोवाइड करे, ऐसा हेल्थ प्रोवाइड करे और मिनिमम जीने का खाना पीना प्रोवाइड करे, ताकि वो ऐसी गलत चीजों में बिल्कुल भी ना पड़े। तो ये हमारे कुछ आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 21, 23, 24, 39, जिनको आपको देख लेना चाहिए बॉन्डेड लेबर के प्रोविजंस के अंतर्गत, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज अबाउट द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। इसमें जो पहला आपका होम पेज है उस पे गांधी जी की ये बड़ी सुंदर सी तस्वीर लगी है और उस पे इनका कोट लिखा हुआ है, corruption will go when the large number of person giving unworthily to it realize that the nation does not exist for them to exploit but they exist to serve the nation। करप्शन तब खत्म होगा जब यहाँ पे रहने वाले लोग जो करप्शन कर रहे हैं उनको ये रियलाइज हो जाए कि ये देश उनके लिए एक्सप्लॉइट करने के लिए एक चीज नहीं है, बल्कि इस देश में उनका रहना इस देश को सर्व करने के लिए होना चाहिए, ठीक है। दिस रिक्वायर्स मॉरल्स एंड एक्सट्रीम विजिलेंस ऑन द पार्ट ऑफ दोज हु आर फ्री ऑफ द टेंट, इनडिफरेंस विल बी क्रिमिनल।